सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जिसे कभी बाजार में किसी सामान की तरह बेचा गया हो और वही इंसान आगे चलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रख दे। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही है दिल्ली सल्तनत और उसके गुलाम वंश के जन्म की हैरान कर देने वाली कहानी। तो सवाल यही है, क्या कोई ऐसा इंसान जो खुद कभी किसी की मिल्कियत था, एक पूरे साम्राज्य का मालिक बन सकता है? चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलते हैं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1192, जगह तराइन का मैदान। यहाँ हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला होने वाला था। हवा में तलवारों की टनटनाहट थी और दो बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ थे दिल्ली और अजमेर के महान राजपूत योद्धा पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी तरफ था गौर से आया एक बहुत ही जिद्दी हमलावर शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ये तराइन की दूसरी लड़ाई थी, एक ऐसा युद्ध जो हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाला था। और इस बार पासा पलट गया। जीत हुई गौरी की, और इस एक जीत ने दिल्ली के दरवाजे हमेशा के लिए हमलावरों के लिए खोल दिए। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पर मजे की बात यह है कि गोरी का हिंदुस्तान में रुकने का कोई इरादा ही नहीं था। उसका असली निशाना तो मध्य एशिया था। तो फिर सवाल ये था कि उसने जो ये इलाके जीते थे उनका क्या होगा, कौन संभालेगा उन्हें? तो गौरी ने इन सब जीते हुए प्रदेशों की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद जनरल को सौंप दी। और ये जनरल कौन था? ये वही इंसान था जिसे कभी एक गुलाम की तरह बाजार में बेचा गया था। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद देखिए हालात कितने तेजी से बदलते हैं। 1192 की जीत के ठीक 14 साल बाद 1206 में मोहम्मद गोरी का कत्ल हो जाता है। बस इसी मौके पर ऐबक एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाता है। वो खुद को सिर्फ एक गवर्नर नहीं बल्कि दिल्ली का पहला आज़ाद सुल्तान घोषित कर देता है। और बस यहीं से जन्म होता है दिल्ली सल्तनत का, एक ऐसा साम्राज्य जिसने अगले 320 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। और इसकी शुरुआत की गुलाम वंश के पहले सुल्तान ने। लेकिन ऐबक सिर्फ एक बहादुर सिपाही ही नहीं था, वो अपनी दरिया दिली के लिए भी बहुत मशहूर था। इतना कि लोग उससे लाख बख्श कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब है लाखों का दान देने वाला। उसकी बनाई हुई चीजें आज भी दिल्ली की शान हैं। उसने दिल्ली की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम बनवाना शुरू किया। और हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में से एक कुतुब मीनार की नींव भी उसी ने रखी थी। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, इतनी बड़ी सल्तनत की नींव रखने वाले इस सुल्तान की हुकूमत बहुत लंबी नहीं चली। यकीन करना मुश्किल है, पर उसने सिर्फ 4 साल ही राज किया। साल था 1210। सुल्तान अपना पसंदीदा खेल चौगान खेल रहा था। चौगान जिसे आज हम पोलो के नाम से जानते हैं। और उसी खेल के दौरान वो घोड़े से गिर गया और उसकी अचानक मौत हो गई। एक साम्राज्य बनाने वाले का अंत इतना अचानक और मामूली होगा, किसने सोचा था? ऐबक की अचानक मौत के साथ ही ये नई नवेली सल्तनत एक बहुत बड़े संकट में फंस गई। अपने पहले सुल्तान के बिना साम्राज्य का भविष्य एकदम अंधेरे में था। सल्तनत के अंदर ही बगावतें शुरू हो गईं और बाहर दुश्मन मौके की तलाश में थे। ऐसा लगने लगा था कि ये सल्तनत शायद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और तब इस डूबती हुई सल्तनत को बचाने के लिए सामने आया ऐबक का ही एक गुलाम, जो बाद में उसका दामाद भी बना, इल्तुतमिश। एक बार फिर सल्तनत की किस्मत एक गुलाम के हाथों में थी। और जानते हैं, इतिहास में कई लोग ऐबक को नहीं बल्कि इसी इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक मानते हैं। पर ऐसा क्यों? खैर, ये कहानी फिर कभी। सोचिए, भारतीय इतिहास का एक ऐसा दौर जो चला तो सिर्फ 26 साल, लेकिन उसमें महत्वाकांक्षा, क्रूरता और एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जो बिजली की रफ्तार से बना और उतनी ही तेजी से बिखर भी गया। आज हम खलजी वंश की कहानी में उतरेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी कहानी का सफर कैसा रहेगा। हम दिल्ली में साजिशों के अड्डे से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे एक सुल्तान का उदय होता है और फिर आता है तख्त का असली तूफान। हम दिल्ली से मदुरई तक की विजय यात्रा को देखेंगे, सुल्तान के सख्त कानूनों को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे एक साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं उस दिल्ली में जहां एक ताकतवर वंश कमजोर पड़ चुका था
और सत्ता की कुर्सी समझिए कि बस खाली पड़ी थी और उसे हथियाने के लिए हर कोई तैयार था। देखिए, बलबन एक मजबूत सुल्तान था, लेकिन उसकी मौत के बाद दिल्ली सल्तनत मानो बिखर रही थी। दिल्ली का तख्त कमजोर हो चुका था और पूरा का पूरा दरबार साजिशों का एक अड्डा बन गया था। पावर बस हवा में थी, जिसे कोई भी छीन सकता था। और ऐसे माहौल में, ऐसे कियोस के बीच, एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो कभी सुल्तान बनेगा। आपको शायद यकीन न हो, इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक 70 साल के जनरल जलालुद्दीन खलजी ने अपना दाव खेला। मतलब, जिस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, वो सल्तनत पर कब्जा करने का प्लान बना रहा था। तो होता यह है कि 1290 में वो आते हैं, तथाकथित गुलाम वंश के आखिरी सुल्तान को रास्ते से हटाते हैं और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देते हैं। यहीं से खलजी वंश की नींव पड़ती है। लेकिन जलालुद्दीन का राज ना तलवार से ज्यादा उसकी नरमी के लिए जाना गया, और यही नरमी आखिर में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अब कहानी में एंट्री होती है असली तूफान की। एक ऐसा किरदार जो अब तक परछाई में था, मौके का इंतजार कर रहा था, और वो था सुल्तान का अपना ही भतीजा। यहाँ देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ चाचा जलालुद्दीन, जो बहुत ही नरम दिल और माफ कर देने वाले इंसान थे, और दूसरी तरफ उनका भतीजा अलाउद्दीन, जिसके अंदर एम्बिशन और क्रूरता कूट-कूट कर भरी थी। और फिर साल 1296 में वो हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। अलाउद्दीन ने धोखे से अपने ही चाचा, जो कि उसके ससुर भी थे, उनका कत्ल करवा दिया और उनके खून से सने हाथों से दिल्ली के तख्त पर जा बैठा। बस यही वो पल था जिसने दिल्ली सल्तनत की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। और तख्त पर बैठते ही अलाउद्दीन ने शुरू किया अपना असली खेल, विजय का खेल। यहां से उसके मिलिट्री जीनियस और साम्राज्य को फैलाने की न खत्म होने वाली भूख का दौर शुरू होता है। देखिए, उसका प्लान बिल्कुल साफ था। सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली को मंगोलों के खतरनाक हमलों से बचाओ। इसके लिए उसने मशहूर सिरी फोर्ट बनवाया। और जब घर महफूज हो गया, तब उसकी नजरें पूरे हिंदुस्तान पर घूमी। और फिर शुरू हुआ एक न रुकने वाला सिलसिला। पहले गुजरात, फिर रणथंबोर का वो मजबूत किला, फिर चित्तौड़। लेकिन अलाउद्दीन इतने में कहाँ रुकने वाला था। उसने अपने सबसे काबिल जनरल मलिक काफूर को दक्षिण भारत जीतने के एक ऐसे मिशन पर भेजा जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इतिहास में पहली बार दिल्ली सल्तनत का परचम दूर दक्षिण में मदुरै तक जा पहुंचा था। अलाउद्दीन ने साम्राज्य की हदों को इतना फैला दिया था जितना उससे पहले किसी सुल्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, बाहर तो उसने सब जीत लिया, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को संभाला कैसे जाए? इसके लिए अलाउद्दीन ने कुछ ऐसे सख्त और एकदम नए कानून बनाए जिन्हें आज भी पढ़ा और पढ़ाया जाता है। उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी विशाल सेना का खर्च उठाना। तो उसने क्या किया? उसने लागू किए अपने मशहूर मार्केट रिफॉर्म्स। मतलब, बाजार में सुई से लेकर हाथी तक हर एक चीज का दाम फिक्स कर दिया, ताकि उसके सैनिकों को कम सैलरी में भी कोई दिक्कत ना हो। सेना में जो भ्रष्टाचार था, उसे खत्म करने के लिए उसने एक बड़ा क्लेवर सिस्टम बनाया, दाग सिस्टम। इसमें होता ये था कि सेना के हर घोड़े पर एक शाही मुहर लगा दी जाती थी, ताकि कोई भी घोड़ों की हेराफेरी या चोरी ना कर सके। और सिर्फ घोड़े ही नहीं, उसका कंट्रोल देखिए। दूसरा सिस्टम था चेहरा। इसमें हर सैनिक का पूरा हुलिया, मतलब एक एक डिटेल लिख कर रखा जाता था। इससे पक्का हो जाता था कि सैलरी सिर्फ असली और रजिस्टर्ड सैनिकों तक ही पहुंचे, कोई फर्जीवाड़ा नहीं। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जो अलाउद्दीन की पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी एक जानलेवा कमजोरी को सामने लाता है, और वो ये कि ये सब कुछ सिर्फ एक आदमी पर टिका था। और फिर आया साल 1316, अलाउद्दीन खलजी की मौत हो गई, और बस यही वो एक घटना थी जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। कहते हैं कि उसकी मौत के बाद उसका बनाया हुआ पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों के घर की तरह ढह गया। जिस साम्राज्य को उसने वंश खत्म हो चुका था और चारों तरफ बस अफरा तफरी मची हुई थी। और ऐसे माहौल में गयासुद्दीन तुगलक सामने आता है। उसने ना सिर्फ इस अफरा तफरी को शांत किया, बल्कि एक इतनी मजबूत नींव रखी कि सल्तनत के लिए एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है।
इस डायनेस्टी के फाउंडर की अचानक एक रहस्यमयी मौत हो जाती है और उसके बाद तख्त पर बैठता है उसका बेटा, एक ऐसा शख्स जो इस वंश की पूरी किस्मत ही बदल कर रख देने वाला था। तो अब कहानी में एंट्री होती है मोहम्मद बिन तुगलक की, इतिहास का एक ऐसा किरदार जिसके बारे में कहना मुश्किल है कि वो जीनियस था या पागल, शायद दोनों का एक अजीब सा मेल। जानते हैं, वो अपने जमाने का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे काबिल सुल्तान था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी सोच आसमान में उड़ती थी और उसके पैर जमीन पर नहीं थे। बस यही दिक्कत थी, उसके बड़े बड़े प्लान्स हकीकत से कोसों दूर थे। सल्तनत को बदलने के लिए उसने दो बहुत बड़े, बहुत डेयरिंग एक्सपेरिमेंट्स किए। उसका मकसद था क्रांति लाना, एक रेवोल्यूशन, लेकिन नतीजा सिर्फ तबाही। देखिए, उसका पहला बड़ा फैसला था राजधानी को ही बदल देना, दिल्ली से दौलताबाद। आइडिया बुरा नहीं था, मंगोल हमलों से बचना, साउथ पर कंट्रोल करना। लेकिन उसने जो तरीका अपनाया वो एक भयानक मानवीय त्रासदी बन गया। उसने पूरी की पूरी आबादी को पैदल चलने का हुक्म दे दिया। जरा सोचिए, 700 मील पैदल। नतीजा ये हुआ कि हजारों लोग रास्ते में ही मारे गए, और जो जिंदा बच भी गए उनकी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। अब आते हैं उसके दूसरे एक्सपेरिमेंट पर, टोकन करेंसी। देखिए, उस वक्त दुनिया में चांदी की कमी हो रही थी, तो सुल्तान ने दिमाग लगाया कि चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के चलाते हैं और उनकी वैल्यू चांदी के बराबर रख देते हैं। आइडिया तो कमाल का था, लेकिन एक बहुत ही छोटी सी गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। असल में हुआ ये कि उसने नए सिक्कों पर कोई खास शाही मोहर या निशान ही नहीं बनवाया। मतलब कोई भी उन्हें आसानी से कॉपी कर सकता था। और फिर क्या था, नतीजा ये हुआ कि हर घर सिक्के बनाने की मशीन बन गया। बाजार में इतने जाली सिक्के इतने आ गए कि सल्तनत की पूरी इकोनॉमी ही बैठ गई, पूरी तरह से तबाह। व्यापार रुक गया और शाही खजाना देखते ही देखते खाली हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के इन, कह सकते हैं, विनाशकारी प्रयोगों के बाद जो साम्राज्य बिखर चुका था, उसे समेटने की कोशिश की अगले सुल्तान ने। अब कहानी पहुंचती है फिरोज शाह तुगलक के दौर में, और ये अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक से एकदम अलग था। इसने बड़े बड़े अजीबोगरीब प्रयोग नहीं किए, इसका फोकस था सल्तनत को फिर से खड़ा करना। इसने सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछवाया, जौनपुर और फिरोजाबाद जैसे नए शहर बसाए, मतलब इसने लोगों का भरोसा जीतने का काम किया। लेकिन विडंबना देखिए, सल्तनत को स्थिर करने के लिए उसने जो एक कदम उठाया, उसी में आने वाली तबाही के बीज छिपे थे। उसने जागीरदारी सिस्टम को फिर से शुरू कर दिया, मतलब अधिकारियों को सैलरी की जगह जमीनें दी जाने लगीं। अब इससे हुआ क्या, सुल्तान का सीधा कंट्रोल कमजोर पड़ गया और जो लोकल सरदार थे वो ताकतवर होते चले गए, और इसी चीज ने सल्तनत को अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया। और जब कोई चीज अंदर से कमजोर हो जाती है ना, तो बाहर का हमलावर मौका ढूंढ ही लेता है। और इस बार दिल्ली के दरवाजे खुले एक ऐसे हमलावर के लिए जो अपने साथ कयामत लेकर आया था। साल था 1398। तैमूर लंग ने कमजोर हो चुकी सल्तनत पर हमला बोल दिया, और दिल्ली में जो तबाही उसने मचाई, उसकी मिसाल मिलना वाकई बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक कत्लेआम था, एक सर्वनाश। दिल्ली की गलियों में लाशों के अंबार लग गए। ऐसा कहा जाता है कि महीनों तक उस शहर में कोई परिंदा तक नजर नहीं आया। और तैमूर का यह हमला इस पूरे वंश की जो उतार चढ़ाव भरी कहानी है ना, उसे एक झटके में सामने लाकर रख देता है। तो हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये बात शुरू की थी, तुगलक वंश का वो गहरा विरोधाभास कि जिस सल्तनत को उन्होंने आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया, उसे अपनी ही गलतियों से जमीन पर लाकर खाक में मिला दिया। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? यही कि कितने भी बड़े और शानदार प्लान्स क्यों ना हो, अगर उनमें दूर की सोच नहीं है तो वो फेल हो जाते हैं, और एक मजबूत से मजबूत साम्राज्य भी सिर्फ कुछ गलत फैसलों से बिखर सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक ही डायनेस्टी की विरासत में इतना बड़ा निर्माण और इतना भयानक विनाश, ये दोनों चीजें। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे मोड़ की, एक ऐसी लड़ाई की जिसने 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और हिंदुस्तान में मुगल दौर की नींव रखी। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही उस दौर की पूरी हकीकत बयां कर देती है
सोचकर देखिए, एक वक्त की सबसे ताकतवर सल्तनत की क्या हालत हो गई थी कि वो एक शहर नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। तो सवाल यही है कि 15वीं सदी आते आते दिल्ली सल्तनत इतनी कमजोर पड़ कैसे गई? क्या वजह थी कि वो बस नाम की सल्तनत रह गई थी? देखिए, तैमूर के हमले ने दिल्ली को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और इन्हीं खंडरों पर सैयद वंश ने एक सल्तनत खड़ी करने की कोशिश की। खिज़्र खान ने शुरुआत तो की, लेकिन सच तो ये था कि उन्हें विरासत में एक टूटा हुआ ताज मिला था, जिसकी न कोई चमक बची थी न कोई ताकत। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालत कितनी खराब थी। एक सल्तनत जो कभी पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत करती थी, अब उसका राज सिर्फ दिल्ली शहर से लेकर पास के गांव पालम तक ही सिमट गया था। मतलब ये तो मजाक जैसा लगता है ना। लेकिन फिर इतिहास ने एक और करवट ली। लोधी वंश के आने से लगा मानो इस मरती हुई सल्तनत में फिर से जान फूकी जा रही हो। एक नई उम्मीद जगी थी। लोधी वंश की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत की बहलोल लोदी ने, जिन्होंने भारत में पहले अफगान साम्राज्य की नींव रखी। उनके बाद आए सिकंदर लोदी, जो शायद इस वंश के सबसे काबिल शासक थे। उन्होंने आगरा जैसा शहर बसाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर गद्दी पर बैठा इब्राहिम लोदी और यहीं से इस वंश के अंत की कहानी शुरू हो गई। दादा और पोते के अंदाज में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे बहलोल लोदी, जो खुद को बादशाह नहीं बल्कि अपने सरदारों में से ही एक मानते थे, सबको साथ लेकर चलते थे। और दूसरी तरफ था उनका पोता इब्राहिम लोदी, घमंडी, अड़ियल, जिसे लगता था कि बस वही सब कुछ है। तो चलिए अब जरा इब्राहिम लोदी की उन गलतियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने धीरे धीरे एक पूरे साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कीलें ठोक दी। कहानी बिल्कुल सीधी और साफ है। इब्राहिम ने अपने घमंड में अपने ही सबसे वफादार लोगों को अपना दुश्मन बना लिया। जब इन सरदारों को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा और खतरनाक कदम उठाया। उन्होंने काबुल के शासक बाबर को चिट्ठी भेज दी कि हिंदुस्तान आओ और हमें इब्राहिम से छुटकारा दिलाओ। मतलब घर का भेदी लंका ढाए वाली बात हो गई। और बस यहीं से उस आखिरी और निर्णायक लड़ाई का मंच तैयार हुआ। एक ऐसी लड़ाई जिसने हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। ये तारीख और ये जहां भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यहीं पर दो सल्तनतें, दो दुनियाएं और दो तकदीरें टकराने वाली थीं। मैदान में जो नज़ारा था वो देखने लायक था। एक तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों की विशाल सेना और उसकी सबसे बड़ी ताकत सैकड़ों जंगी हाथी, और दूसरी तरफ बाबर की मुट्ठी भर फौज। लेकिन उसके पास एक ऐसा हथियार था जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखा था, तोपें। अगर सिर्फ गिनती की बात करें तो कोई मुकाबला ही नहीं था। कागज पर तो बाबर की हार 100% पक्की लग रही थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि जंग सिर्फ संख्या से नहीं बल्कि रणनीति और तकनीक से जीती जाती है। असल में बाबर का असली हथियार तोपें ही थीं। ये उस जमाने की सबसे आधुनिक तकनीक थी। और ये सिर्फ गोले नहीं बरसाती थीं, इनकी गरज, इनकी भयानक आवाज ही अपने आप में एक हथियार थी। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथियार जिसके लिए लोदी की सेना बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, खासकर उसके हाथी। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही तोपों ने आग उगलनी शुरू की, उनकी गगनभेदी आवाज से लोदी के हाथी बिदक गए, पागल हो गए और पलटकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। मैदान में भगदड़ मच गई और इसी अफरा-तफरी के बीच इब्राहिम लोदी मारा गया। बस कुछ ही घंटों में खेल खत्म। 320, जी हां, इस एक हार के साथ 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। पानीपत के मैदान पर सिर्फ एक सुल्तान की हार नहीं हुई थी, बल्कि एक पूरे युग का अंत हो गया था। और उसी शाम एक नए युग की शुरुआत भी हुई। हिंदुस्तान में अब मुगलों का आगमन हो चुका था। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है कि इतिहास को बदलने वाली असली चीज क्या थी? क्या वो बाबर की नई तकनीक यानी उसकी तोपें थीं, या फिर वो एक शासक का घमंड था जिसने अपने ही साम्राज्य को अंदर से इतना खोखला कर दिया था कि एक ही झटके में वो ढह गया? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही कहीं छिपा है। चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं। एक ऐसे साम्राज्य की विरासत को समझने की कोशिश करते हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की शक्ल ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की।
एक ऐसी ताकत जिसका असर आज भी हमारी इमारतों में, हमारी ज़बान में और हमारी संस्कृति में महसूस किया जा सकता है। लेकिन सल्तनत की इस विरासत को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी कहानी की शुरुआत इसके अंत से करनी होगी। एक ऐसा ऐतिहासिक पल जिसने एक पुराने दौर को खत्म किया और एक नए अध्याय का रास्ता खोला। एक ऐसा मोड़ जिसने भारत पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। साल था 1526 और जगह थी पानीपत का मैदान। यहीं पर दिल्ली सल्तनत का सूरज डूबा था। लेकिन ये अंत एक नई सुबह भी लेकर आया, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने मुगल साम्राज्य के उदय का रास्ता तैयार किया और भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि पानीपत के उस मैदान पर असल में खत्म क्या हुआ था? ये सिर्फ एक लड़ाई में हार या किसी एक डायनेस्टी का अंत नहीं था। नहीं, ये एक पूरे दौर का खात्मा था, लेकिन साथ ही एक ऐसी विरासत का जन्म भी था जो आज तक जिंदा है। सोचिए, 300 सालों से भी ज्यादा वक्त तक दिल्ली सल्तनत ने इस उपमहाद्वीप पर हुकूमत की थी। पानीपत में ये सब खत्म हो गया, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका असली असर तो अभी दिखना शुरू ही हुआ था। देखिए, दिल्ली सल्तनत की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और सुल्तानों की कहानी नहीं है। ये इनोवेशन की, अलग अलग संस्कृतियों के मेल की और एक ऐसी गहरी विरासत की कहानी है जिसने आने वाले भारत की नींव रखी। तो चलिए एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं। सल्तनत की सबसे ठोस, सबसे दिखाई देने वाली विरासत जो है वो पत्थरों में गढ़ी हुई है, यानी कि इसकी वास्तुकला में। ये फारसी, तुर्की और भारतीय स्टाइल का एक ऐसा जबरदस्त संगम है जिसने एक ऐसी विजुअल लैंग्वेज बनाई जो आज भी हमें हैरान कर देती है। अरे कुतुब मीनार को देख लीजिए या अलाई दरवाजे को। ये शानदार स्मारक सल्तनत के आर्किटेक्चरल टैलेंट का जीता जागता सबूत है। इन इमारतों में जो गुंबदों और मेहराबों का इस्तेमाल हुआ वो इस दौर की पहचान बन गया और इसने आगे चलकर मुगल आर्किटेक्चर को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया। और इसी दौर में जन्म हुआ इंडो इस्लामिक स्टाइल का। ये कमाल का फ्यूजन था जिसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर के ज्योमेट्रिकल पैटर्न और कैलीग्राफी को भारतीय मंदिरों की बारीक नक्काशी और कमल या घंटी जैसे डिजाइन्स के साथ मिला दिया गया। सच तो ये है कि सल्तनत के इन आर्किटेक्चरल एक्सपेरिमेंट्स ने ही मुगल साम्राज्य की आलीशान इमारतों की नींव रखी। ताजमहल जैसी शानदार इमारतें अपने उन बड़े बड़े गुंबदों और जाली के बारीक काम के साथ कहीं न कहीं उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही थीं जिसकी शुरुआत सल्तनत ने की थी। अच्छा, सिर्फ इमारतों से आगे बढ़ें तो सल्तनत ने एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन चलाने के तरीकों में भी एक स्थायी विरासत छोड़ी। उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाए जो बाद की सल्तनतों के लिए एक तरह का मॉडल बन गए, एक ऐसा ढांचा जिस पर आने वाली सरकारें खड़ी हुईं। सल्तनत का एक सिस्टम था एकता प्रणाली, जिसमें मिलिट्री और सिविल अफसरों को उनकी सर्विस के बदले जमीन से आने वाले रेवेन्यू का अधिकार दिया जाता था। और मजे की बात यह है कि इसी सिस्टम को बाद में मुगलों ने अपनाया और इसे मनसबदारी सिस्टम के रूप में डेवलप किया, जो उनके इतने बड़े साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बना। अब सल्तनत की विरासत कला और संस्कृति के मैदान तक भी जाती है। ये एक ऐसा दौर था जब संगीत, साहित्य और आध्यात्म में एक जबरदस्त हलचल देखने को मिली। अमीर खुसरो जैसे महान कवियों और संगीतकारों ने इस कल्चरल बूम को लीड किया। कव्वाली का जन्म हुआ, सितार जैसा साज हमें मिला और इसी समय सूफी और भक्ति आंदोलनों ने एक ऐसी आध्यात्मिक लहर पैदा की जिसने धर्म की सीमाओं से परे जाकर समाज को एक नए तरीके से जोड़ा। लेकिन सल्तनत की शायद सबसे पर्सनल और सबसे जिंदा विरासत जो है वो भाषा के क्षेत्र में है। उर्दू का जन्म, एक ऐसी जुबान जो आज भी करोड़ों लोग बोलते हैं, जो बेहद खूबसूरत और एक्सप्रेसिव है। तो उर्दू बनी कैसे? ये फारसी, तुर्की और यहाँ की लोकल भाषाओं का एक मिक्सचर था। ये भाषा सल्तनत के फौजों और यहाँ की आम आबादी के बीच रोजमर्रा की बातचीत से पैदा हुई, जो अलग अलग कल्चर के मिलने का एक नेचुरल नतीजा था। उर्दू किसी शाही दरबार के फरमान से पैदा नहीं हुई, बल्कि ये तो सड़कों, बाजारों और फौजी कैंपों की जुबान थी। ये सल्तनत के कल्चरल मिक्स का एक सच्चा आईना है, एक ऐसी जुबान जिसे आम लोगों ने मिलकर बनाया था। तो जैसा कि हमने अब तक देखा, दिल्ली सल्तनत का अंत सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज से कहीं बढ़कर था। इसकी विरासत हमारी वास्तुकला में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, कल्चर में और हमारी जुबान में आज भी जिंदा है और भारत के सोशल फैब्रिक को आज भी एक शक्ल दे रही है।
हमारी इमारतों की शान से लेकर हमारी जुबान की मिठास तक सल्तनत की विरासत हमारे चारों ओर है। ये हमें याद दिलाती है कि कल्चर जब मिलते हैं तो कितनी ताकतवर और नई चीजें जन्म लेती हैं। सुल्तान चले गए होंगे, साम्राज्य खत्म हो गए होंगे, लेकिन दिल्ली सल्तनत की विरासत आज भी कायम है। और ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि कैसे हमारा अतीत हमारे आज को लगातार शक्ल देता रहता है। तो दिल्ली सल्तनत की ये विरासत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सिर्फ इतिहास की किताबों का एक पन्ना है या हमारी आज की पहचान का एक अहम हिस्सा। ये एक याद दिलाता है कि अतीत कभी भी सच में गुजरता नहीं है, वो हमारे साथ ही चलता है।